किसानों का 15वें दिन भी आंदोलन जारी। कृषि कानून को लेकर किसानों से बातचीत टूटने के बाद सरकार में माथापच्ची जारी। पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान। आज नए संसद भवन की नींव रखेंगे प्रधानमंत्री। दोपहर 1 बजे भूमि पूजन के बाद पीएम मोदी का संबोधन। 971 करोड़ की लागत से 64,000 वर्ग मीटर में बनेगा भवन। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन आज लिंक एक्सप्रेस वे का आजमगढ़ में करेंगे निरीक्षण। दोपहर 3 बजे के बाद अधिकारियों के साथ बैठक। लखनऊ में हनी ट्रैप के नाम पर वसूली करने वाले गैंग का खुलासा। 5 गिरफ्तार। लोहिया संस्थान के डॉक्टर को बनाया था निशाना। 2 महिला 3 पुरुष शामिल। और आजमगढ़ में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। फायरिंग में एक बदमाश घायल। बाइक और तमंचा समेत कारतूस बरामद। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टुडे। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। रुक करेंगे खबरों की तरफ और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। हनी ट्रैप के गैंग का खुलासा पुलिस ने किया है। विभूतिगंज पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गैंग के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। हनी ट्रैप के नाम पर वसूली करते थे ये लोग। इस गैंग में 2 महिला और 3 पुरुष शामिल हैं। के डॉक्टर को हाल ही में निशाना बनाया था। करने वाले इस गैंग का खुलासा किया है और 5 सदस्यों को गैंग की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विभूतिगंज पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है। लोहिया संस्थान के डॉक्टर को निशाना बनाया था इस गैंग ने, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गैंग में 2 महिला और 3 पुरुष शामिल हैं, ये जानकारी मिल रही है। बदमाशों को चकमा देकर डॉक्टर भाग गए थे, जिसके बाद डॉक्टर ने आपबीती पुलिस को सुनाई और केस दर्ज कराया था। और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने हनी ट्रैप के नाम पर वसूली करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 5 सदस्यों को गैंग के पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विभूतिगंज पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है। लखनऊ से हमारे सहयोगी शिवा हमारे साथ इस पूरी खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। शिवा, क्या है पूरा मामला, क्या अपडेट है आपके पास? 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, हनी ट्रैप के मामले से जुड़े हैं। बिल्कुल अदिति, कुछ ही दिन पहले विभूतिगंज थाने में एक केस दर्ज हुआ था जो अपहरण का केस था और उसमें केजीएमसी के डॉक्टर अखिलेश कुमार चौबे जो डेंटल विभाग में हैं उनके अपहरण का केस दर्ज हुआ था। और उन्होंने पुलिस को इस बात को बयां किया था कि उनका 4 लोगों ने अपहरण किया है और ओमेक्स सिटी ले जाकर के जो कुछ ही किलोमीटर दूरी है वहां पर बंधक बनाकर उनसे 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। इस पूरे खेल कर जब उजागर हुआ तो लखनऊ पुलिस के बड़े अफसरों को इस केस के वर्कआउट के लिए लगाया गया। खुद आईपीएस एडिशनल डीसीपी एसएम काबदी और एसीपी विभूतिगंज स्वतंत्र सिंह को इस पूरे केस की मॉनिटरिंग के लिए लगाया गया और ये कहा गया कि इस केस का पूरी जल्दी तरीके से वर्कआउट होना चाहिए। आज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है कि पुलिस ने इस गैंग के कई लोगों को गिरफ्तार किया है, क्योंकि ये मामला पूरा हनी ट्रैप से जुड़ा हुआ था और इस मामले की तफ्तीश करते करते कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पुरुष और महिलाएं शामिल है। और ये कहा जा रहा है कि ये लोग डॉक्टर को बहला फुसला करके फंसा करके अपने पास बुलवाए थे और उसके बाद इनको मारा पीटा था और 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। हालांकि पैसे का किसी तरीके से लेन देन नहीं हुआ था और इस पूरे मामले को पुलिस कमिश्नर खुद मॉनिटर कर रहे थे और देर रात पुलिस कमिश्नर ने उन लोगों से मुलाकात की है जो इस पूरे केस में अक्यूज्ड है, यानी कि महिला और पुरुष सभी लोगों से मुलाकात करके सभी चीज़ें जानने की कोशिश की। और ये बड़ा एक आउटसोर्स आया है पुलिस के अधिकारियों की तरफ से कि ये न सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हनी ट्रैप का जाल था, बल्कि पुणे, इंदौर, महाराष्ट्र इन सभी जिलों में ये लोग हनी ट्रैप करके लोगों को फंसाते थे, लोगों से रकम की वसूली करते थे, उसके बाद उस शहर को छोड़ करके दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते थे। तो अब इस केस का जो वर्कआउट हुआ है उसमें कुछ अभी कई और गैंग के सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ सकते हैं। एक बड़े ट्रैप का यहाँ पर खुलासा हो सकता है। शिवा, बिल्कुल, जैसा कि पुलिस अधिकारियों ने अभी अदिति हमको बताया कि गैंग में शामिल 7 ऐसे लोग हैं जो इस पूरे गेम को चलाते हैं, हनी ट्रैप के इस पूरे गेम को। और ये कहा गया है कि जो सदस्य गिरफ्तार नहीं हुए हैं उनकी दबिश के लिए क्राइम ब्रांच और सिविल पुलिस की टीमें अलग अलग जिलों में दबिश दे रही है, सर्विलांस के माध्यम से उन तक पहुँचने का प्रयास भी कर रही है। लेकिन ये एक सबसे बड़ा आउटकम है कि ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक पहला ऐसा मामला है जो महाराष्ट्र से सीधे होकर के लखनऊ पहुंचा था और लखनऊ में इस तरीके की वारदात हुई। पुलिस के ऊपर सवाल निशान पहले दिन ही
खड़े हो गए थे कि आखिरकार बीच में दिन दहाड़े एक डॉक्टर का किडनैप हो जाता है और 2 दिन तक पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाती है। लेकिन अब पुलिस को एक बेहद सफलता हाथ लगी, क्योंकि शुरुआती दौर में उनके जो CDR से और जो लोकेशन से डॉक्टर के फ़ोन की जो क्लूज़ मिले थे, उस क्लूज़ पे लगातार पुलिस काम कर रही थी और ये कहा जा रहा था कि जल्द ही उन लोगों तक पहुंचा जाएगा जिसने डॉक्टर को किडनैप किया है। अब कुछ ही देर बाद लखनऊ पुलिस के बड़े अफसर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस पूरे हनी ट्रैप की जो घटनाक्रम की पूरी जानकारी है, कौन कौन इस गैंग में लोग शामिल है, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को बताएंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवा। और वह मेरे हाथ बांध के उन्होंने 24 घंटे टॉर्चर किया और पैसे की डिमांड करते रहे। मेरा मोबाइल भी उन्होंने रख लिया, जो कैश मेरी जेब में 30 लाख का डिमांड भी उन्होंने किया। मैंने इधर उधर से अरेंज करने की कोशिश की, फिर मैंने उनको प्रॉमिस किया कि मैं प्लॉट बेच के आपको जैसे भी होगा 10-15 दिन के अंदर पूरा पेमेंट आपको देता हूँ। और फिर उन्होंने मेरे अकाउंट सारे ATM कार्ड वगैरह भी जब्त कर लिए, उन्हीं के पास है। और ATM से भी जितने पैसे थे 80-90 हज़ार रुपये, वो भी सब मेरा विड्रॉ कर लिया उन्होंने हमारे मोबाइल बैंकिंग के थ्रू जो है। कितने लोग थे, आप तक कैसे अप्रोच किया उन्होंने? ये मुझे लोहिया के पास अचानक इन्होंने कैप्चर किया और मुझे वहाँ पे लेके गए पकड़ के साइड पे। कितने लोग थे? उस समय तो 4 लोग थे, बट वहाँ फ्लैट पे तो काफ़ी लोग मुझे दिख रहे थे, 5-6 लोग अलग अलग चेहरे जो है इस तरह का था। फिर वहाँ से आप कैसे बचे उन लोगों के चंगुल से? वो पैसे लेने के लिए उन्होंने जो है एक मित्र से हमने बात की, तो पैसे उन्होंने बोला कि उनको कुछ डाउट हो गया मेरी बातों से थोड़ा सा, कि मैं इस तरह से बात करता नहीं हूँ। तो उनको ये लगा कि कहीं आप, हमें लग रहा है कि ये कहीं किसी मुसीबत में है। तो उन्होंने बोला कि मैं किसी और आदमी को पैसे दूंगा नहीं, आपको आना पड़ेगा पैसे लेने के लिए। तो वो जो लोग थे वो हमको गाड़ी में बिठा के टेढ़ी पुलिया पे ले आए और वहाँ से मैं किसी तरीके से उनको चकमा दे के जो है फिर भाग पाया हूँ। वहीं लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में हाईवे थाने बनाए जाएंगे, जिसके लिए जगह की तलाश शुरू हो गई है। 12 हाईवे थाने बनेंगे, 12 जिलों में ये थाने बनाए जाएंगे। शासन ने हाईवे थाने बनाने के निर्देश दिए थे, जिसके लिए जगह की तलाश शुरू कर दी है प्रशासन ने। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 21 थानों की स्थापना होगी। तो 12 जिलों में 21 थानों की स्थापना होगी, 21 हाईवे थाने बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग लखनऊ से कानपुर के बीच थाने बनेंगे। मथुरा से चंदौली के बीच 21 हाईवे थाने बनाए जाएंगे और यातायात पुलिस अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। यातायात निदेशालय जमीन तलाशने में जुटा हुआ है। शिवा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है तमाम जानकारी के साथ। शिवा, यूपी के 12 जिलों में हाईवे थाने बनाने के सरकार ने निर्देश दिए थे, जिसको लेकर अब तैयारियां तलाशी जारी है। क्या अपडेट है आपके पास? ये कहा जाएगा विजिबिलिटी के लिए हाईवे के थानों का निर्माण कराए जाने के लिए प्रशासन ने एक अनुमति दी है और ये कहा जा रहा है कि 12 जिलों में 21 थाने हाईवे पर बनाए जाएंगे, जो पहले प्रोजेक्ट के रूप में यूज होंगे। ये शासन ने हाईवे बनाने के जो पूरे काम है वो ट्रैफिक पुलिस को दिया है और ट्रैफिक निदेशालय इन तमाम जो थानों की जमीन है उसको चिन्हीकरण करने का काम शुरू कर दिया है। लखनऊ से कानपुर का और चंदौली से मथुरा, इन सभी के बीच में लगभग 21 थाने बनाए जाने हैं और विजिबिलिटी राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस की ज्यादा हो, ताकि किसी भी तरीके का क्राइम होता है तो वहां पे ट्रैकिंग उन अपराधियों की, उस कार की या किसी भी वाहन की जरूरी तरीके से हो सके। तो ये जल्द ही कहा जाएगा कि यातायात निदेशालय उन तमाम जो जमीन, थाने की जमीन है उसको चिन्हीकरण करके शासन को सौंपेगा और शासन की अंतिम मुहर के बाद उन जगहों पर निर्णय लिया जाएगा कि वहां पर थाने कितने बड़े हो, किस तरीके के बनाए जाने हैं और कितनी पुलिस फोर्स को वहां पर तैनात किया जाना है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवा। और अब खबर पीलीभीत से है, जहां इलाज के दौरान अस्पताल में महिला और नवजात की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। अस्पताल पर इलाज के नाम पर हजारों रुपए वसूलने का आरोप भी लगा है। अस्पताल में परिवार वालों को जमा होते देख अस्पताल में भर्ती अन्य मरीजों को आनन फानन में डिस्चार्ज कर पूरा स्टाफ भाग गया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस सहित प्रशासनिक अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। दरअसल पूरा मामला न्यूरिया थाना क्षेत्र के पिपरिया गांव का है, जहां
राजेंद्र कुमार का कहना है कि उनकी पत्नी जमुनी देवी गर्भवती थी और प्रसव पीड़ा के बाद परिवार वाले जमुनी देवी को न्यूरिया सीएचसी ले गए। गांव की आशा वर्कर के साथ ही वो थी और हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया, जहां से आशा एम्बुलेंस से लेकर पीलीभीत के लिए निकली और इस बीच जिला अस्पताल ले जाने के बाद आवास विकास चौराहे के पास एक निजी अस्पताल अपना नर्सिंग होम में एम्बुलेंस रोक दी। परिजन ने विरोध जताया तो आशा ने यहां बेहतर डिलीवरी होने की बात कही। वहीं सामान्य डिलीवरी को कहकर नर्सिंग होम में 7,000 रुपए पहले जमा करा गए, लेकिन दोपहर में ऑपरेशन से प्रसव कराया गया। इस दौरान बच्चे की मौत हो गई। वहीं कुछ देर बाद पत्नी की हालत बिगड़ती गई तो उसे सिर्फ ऑक्सीजन लगाकर बरेली रेफर कर दिया, जहां रास्ते में महिला ने भी दम तोड़ दिया। परिजन देर रात शव लेकर उसी निजी अस्पताल पहुंचे और जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं सूचना पर सीओ, सिटी मजिस्ट्रेट और सीएमओ सहित शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेने लगी। वहीं पुलिस ने जांच पड़ताल का भरोसा दिलाया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बच्चा जन्म भो तई बच्चा खत्म हुई गो, ऑपरेशन से भो बच्चा। अच्छा, ऑपरेशन से बच्चे हुए हैं? हाँ, तई बच्चा तुमते खत्म हुई गो, मरोई भो पैदा करो उनने जले। पैदा हुए थे? हाँ, जले मशीन लगाई देखत रही कि देखो बच्चा में धड़कन है, तले उनने देख लो ऑपरेशन ना करो। जब बच्चा खत्म हुई गो तो ऑपरेशन करो जी। हाँ, जब भर्ती करो तब 20,000 रुपया जमा कराए, जब ऑपरेशन करो 50,000 रुपया जमा कराए और तही 2-3 घंटा बाद बहू खत्म हुई गई। बच्चा की मट्टी लगवाऊन हम सब लोग गए और तभी लौट के आए तो बहू हमारी खत्म हुई गई। यहाँ भर्ती कराया, आशा लाई थी यहाँ, आशा लाई, फिर भर्ती कराया, फिर इनने ऑपरेशन करा, इनने अंदर नहीं जाने दिया, फिर किसी को अंदर नहीं जाने दिया। फिर इनने एक हॉस्पिटल में मेरा लड़का पैदा हुआ, फिर वहाँ भेज दिया मरा हुआ। फिर दोबारा यहाँ लाए, फिर लड़का नहीं रहा, फिर ये अंदर ही अंदर करते रहे। फिर इनने भेज दिया बरेली, ऐसे ही भेज दिया बरेली, खाली ऑक्सीजन लगा के बरेली भेज दिया। पत्नी? हाँ, पत्नी को खाली मैं रास्ते में से अदबर मैंने देखा, मैंने कहा मेरी जमुना नहीं बोल रही, फिर मैंने एम्बुलेंस घुमाई। तो कौन खत्म हुआ है ये? हाँ, कौन खत्म हुआ है, कौन मरा है? लड़का और मेरी पत्नी जे पहले ऑपरेशन हुआ था लड़के का, फिर बाद में जे पत्नी मरी है। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। कानूनी दांवपेच में उलझी जिंदगी, इंसाफ की आस में लंबा इंतजार, अदालतों पर बढ़ता बोझ, बदलते कानून का क्या है सरोकार। लीगल एक्सपर्ट से जानेंगे उपाय। देखिए न्याय और कानून, गुरुवार और रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद से खबर आ रही है, जहां पत्रकार के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। पत्रकार और उसकी मंगेतर को दिल्ली से आते वक्त कुछ बदमाशों ने बदसलूकी की और इसके अलावा मारपीट भी की। बताया जा रहा है कि मामला मुरादनगर थाना क्षेत्र के गंगा नहर के पास का है, जहां पत्रकार रवि चौधरी और उनके मंगेतर से बदतमीजी और मारपीट करने का मामला सामने आया।
पत्रकार रवि चौधरी और उनकी मंगेतर दिल्ली से वापस लौट रहे थे और इस दौरान मुरादनगर में बीच रोड पर बोलेरो गाड़ी में सवार 2 युवकों ने उनसे बदतमीजी करनी शुरू कर दी। जब फोटो जर्नलिस्ट ने इस बात का विरोध किया तो दोनों युवक गाड़ी से नीचे उतर आए और फोटो जर्नलिस्ट से मारपीट की, जहां पीड़ित ने बोलेरो गाड़ी का फोटो खींच ली और इसमें भारत सरकार लिखा था। वहीं पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित पत्रकार ने ट्वीट करके पूरी दास्तान उत्तर प्रदेश के सीएम को बताई है। फिलहाल मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है और इसी क्रम में आजमगढ़ में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है, जहां मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश के पैर में गोली लगी है, आपको बता दें, और फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घायल बदमाश का नाम शैलेंद्र उर्फ पासी है, जो अपने साथी दोस्तों के साथ बाइक से जा रहा था। इस दौरान पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो फायरिंग शुरू कर दी। वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें शैलेंद्र घायल हो गया। वहीं उसके 2 साथी फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने बदमाश के पास से बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद किया है। वहीं पुलिस अधीक्षक का कहना है कि घायल बदमाश के ऊपर चोरी, डकैती सहित गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर के अलावा आधा दर्जन से अधिक केस दर्ज हैं। आज शाम को थाना दीदारगंज क्षेत्र में गद्दोपुर लिंक मार्ग पर एक पुलिस मुठभेड़ दीदारगंज पुलिस के साथ बदमाशों से हुई, जिसमें शैलेंद्र पासी, जो कि थाना पवई क्षेत्र का रहने वाला है, पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। इसके पास से एक मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। एक शातिर अपराधी है और इसके ऊपर पूर्व से लूट के और गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे पंजीकृत हैं। ये थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर भी है। आज सुबह पवई के गोधना बाजार में जनसेवा केंद्र पर एक मारपीट की घटना कारित हुई थी और लूट की कोशिश भी की गई थी। उसमें ये बदमाश आइडेंटिफाई हुआ था अपने साथियों के साथ। उसी की तलाश में पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी। ये जंगल में पुनः एक लूट की योजना बना रहे और पुलिस वहाँ गई थी, जिस पर बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की। काउंटर फायरिंग में ये बदमाश घायल हुआ। और अब खबर फिरोजाबाद से है, जहां जयमाल के दौरान दहेज न मिलने पर दूल्हा शादी छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को दर्ज करके जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि गले में वरमाला डाले दुल्हन दूल्हे का इंतजार करती रही और काफी देर तक दूल्हे का पता न लगने पर दुल्हन स्टेज से चली गई। पूरी रात फरार दूल्हे को तलाश किया गया, जिसके बाद वधू पक्ष वालों ने थाने में तहरीर दी है। इसके बाद वधू पक्ष वालों ने थाने में तहरीर दी। बताते चलें कि उत्तर थाना क्षेत्र के झलकारी नगर में रहने वाले राम अवतार और 6 महीने पहले अपनी बेटी पूनम की शादी इटावा जिले के बबलू के साथ तय की थी और शादी के दिन बारात भी आई। जयमाल कार्यक्रम के दौरान दूल्हे के दोस्त वधू पक्ष की युवतियों पर छींटाकशी करने लगे और इस बात को लेकर विवाद हो गया। मामला बढ़ता देख दूल्हा स्टेज से उतरा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को लेकर निकल गया। वहीं वधू पक्ष वाले इंतजार कर रहे कि दूल्हा दोस्तों और रिश्तेदारों को बाहर भेजकर लौट आएगा, लेकिन वापस दूल्हा नहीं आया। फिलहाल दूल्हे पर दहेज की मांग पूरी न होने पर शादी छोड़ने को लेकर पुलिस ने केस दर्ज किया है। क्या मामला है इसमें? कन्या पक्ष ने एक तहरीर दी है कि वर पक्ष की तरफ से अतिरिक्त दहेज की मांग हुई थी, जिसकी वजह से शादी को बीच में ही रोक दिया गया, दूल्हा कहीं चला गया। उस संदर्भ में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। भूपेश बघेल सरकार के विकास हितैषी फैसलों से छत्तीसगढ़ नए मकाम गढ़ता जा रहा है। कोरोना संकट के बावजूद जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी, लॉकडाउन में सर्वाधिक स्टील उत्पादन का रिकॉर्ड, एमएसएमई प्रमोशन एवं डेवलपमेंट में छत्तीसगढ़ देश में नंबर 2,
छत्तीसगढ़ में 464 से ज्यादा स्टार्टअप्स को मिली मान्यता। छत्तीसगढ़ को बेस्ट इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम स्टेट घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति बनाते वक्त ही हमारा लक्ष्य स्पष्ट था कि हमें कोर सेक्टर उद्योगों के साथ साथ कृषि आधारित उद्योगों और वैश्विक तकनीकी आधारित उद्योगों की भी स्थापना और विकास करना है। स्पंज आयरन एवं स्टील सेक्टर के उद्योगों के लिए विशेष पैकेज घोषित। कोर सेक्टर उद्योगों को पूरे राज्य में विद्युत शुल्क छूट। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन की अवधि 31 अक्टूबर 2024 तक बढ़ाई गई। भूजल के औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित जल दरों में कमी। एमएसएमई को स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की सुविधा। उद्योगों के लिए 15 दिन में भूमि का डायवर्जन। किसानों को स्थानीय स्तर पर ही समुचित मूल्य दिलवाने के लिए धान और गन्ने पर आधारित जैव ईंधन बायो इथेनॉल के उत्पादन को उच्च प्राथमिकता श्रेणी में शामिल किया गया। 2 साल के भीतर भूपेश बघेल सरकार के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने जिस तरह संभावनाओं के द्वार खोले हैं, वो पूरे देश को राह दिखा रहा है। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्तां होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ लाइव। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एटा में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसमें एक मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी मौके से फरार हो गया है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मृतक के शव को लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताते चलें कि मामला थाना निधौली क्षेत्र के गांव सोरखा का है, जहां मासूम अपनी बुआ के घर शादी में गया था। शादी समारोह में जयमाला के दौरान एक युवक ने अवैध तमंचे से फायरिंग कर दी, जिससे बच्चे को गोली लग गई। फिलहाल पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज किया है और आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। शादी में गया था जी, तो वहाँ पर जो है जयमाला कार्यक्रम में जो है गोली चलाई जी, वो इसके लगी। अच्छा, क्या नाम है उस लड़के का जिसने गोली चलाई? सौरभ। सौरभ। तो उसने जो गोली चलाई, तमंचा था या लाइसेंस ही थी? तमंचा था। इसकी मौके पर ही मौत हो गई या मौके पर मौत हो गई? थाना निधौली कला क्षेत्र में एक शादी समारोह में संदिग्ध परिस्थितियों में एक 9 वर्षीय बच्चे को गोली लगने की घटना संज्ञान में आई थी। परिजन उसको जिला अस्पताल लेके गए थे, जहां उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। मृत बच्चे के पिता ने अपने एक रिश्तेदार के ऊपर ही आरोप लगाया है, तो उसके गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें भेजी गई हैं। उसके कुछ परिजन हिरासत में लिए गए हैं और पूछताछ चल रही है। आरोपी को जल्दी नियमानुसार जेल भेजा जाए। वहीं जालौन में 5 साल की मासूम के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि गांव के ही 3 युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पिता की तहरीर पर पुलिस ने फिलहाल केस दर्ज कर दिया है और इस पूरे मामले में कार्रवाई की बजाय लीपापोती कर रही है। पुलिस ने मासूम को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। 2 नाबालिग आरोपियों पर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस पूरी घटना के बारे में अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह ने बताया कि 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ गांव के ही 2 नाबालिग लड़कों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बच्ची को गंभीर अवस्था में झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। आटा थाने के संधी गांव में आज शाम को एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई है, जिस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और बच्ची को मेडिकल परीक्षण एवं इलाज के लिए महिला चिकित्सालय में भेजा गया है, जहां उसकी स्थिति सामान्य है। आरोपी अपचारी गण को समय से न्यायालय में कल प्रस्तुत किया जाएगा
और गांव में पुलिस प्रबंध किया गया है, स्थिति सामान्य है। सर कितने आरोपी इस घटना में? हाँ, 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं जिनकी उम्र एक की करीब 11-12 साल है, दूसरे की 13-14 साल। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।